बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन सिक्रीटरी सिस्टम। इट्स स्पेशली फॉर एमडी-कैट स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे एमडी-कैट का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन सिक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सारा का सिक्रीशन किस तरह से होती है, किडनी कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और किस किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या जो उसके हैं, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी थोड़ी बहुत नेट में भी डिस्कस करेंगे। तो और अबाउट जो है उसकी फंक्शनिंग के बारे में सारा कुछ आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन कहते किसको हैं, एक्सक्रीशन होती क्या है। एक्सक्रीशन में क्या हो रहा होता है, रिमूवल हो रहा होता है। रिमूवल अब किस चीज़ का रिमूवल होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का। ठीक है, जो कि बॉडी के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, उसको हमारी बॉडी जो है वो रिमूव कर देती है। तो हम बेसिकली कहते हैं कि सिक्रीशन क्या होती है। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से एक्सक्रीट कर जाना, सिक्रीट आउट हो जाना। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो भी वेस्ट है, जो भी फुजला है, जो भी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ठीक है, हम बॉडी उसको अपनी बॉडी उसको अपने अंदर से रिमूव कर देती है। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इस एक्सक्रीशन में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है बॉडी का, तो इस एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में, यानी एक्सक्रीट आउट कराता है बॉडी से जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको। अब ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से जो है किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, उसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं और क्या क्या उसका फंक्शनिंग होता है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है किस चीज़ पे, पेयर ऑफ किडनीज़ पे। दो किडनीज़ के पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक राइट साइड पे किडनी प्रेजेंट होती है हमारी और एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एक होता और टू यूरिटर्स होते हैं जो कि किडनी से अटैच होते हैं और आके किसके अंदर गिरते हैं, ब्लैडर के अंदर। ठीक है, फिर एक ब्लैडर होता है और फिर ब्लैडर किसके अंदर ओपन हो रहा होता है, यूरेथ्रा में ओपन हो रहा होता है। मैं इसकी पिक्चर भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो इसकी पिक्चर जो है वो ये है, ये टू किडनीज हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ किडनीज, एक किडनी ये है और एक किडनी ये है। ठीक है, और ये जो ये आ रही है ना ट्यूब्स नीचे छोटी छोटी, दीज आर यूरेटर्स। ठीक है, और ये आके ओपन हो रही है किसमें, ये आके ओपन हो रही है ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर किस में ओपन होगा, यूरेथ्रा में। ऑलराइट। अच्छा, अब पेयर ऑफ किडनीज़ को देख लेते हैं कि पेयर ऑफ किडनीज़ का आपस में क्या कोरिलेशन है। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। अब जो राइट किडनी है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज पे पूछ लेते हैं एमडीकैट के एग्ज़ाम में कि जो कौन सी किडनी है जो लोअर साइड पे होती है, या फिर राइट किडनी है, ये यहाँ पे राइट किडनी है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड पे होती है देन द लेफ्ट किडनी से लोअर साइड पे होती है। एंड इट इज़, अब ये होता क्यों है, वो लोअर साइड पे राइट किडनी क्यों होती है, क्योंकि हमारे राइट साइड पे लीवर पड़ा होता है। लीवर एक बहुत ज़्यादा लार्ज ऑर्गन है और इसकी वजह से क्या होता है, किडनी स्लाइटली लोअर साइड पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, लोकेशन अब इसकी क्या है, इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है, बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम बेसिकली क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी को कहते हैं हम। पेरिटोनियम बेसिकली क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी को हम एब्डोमेन कह रहे होते हैं, और ये हमारे एब्डोमेन यानी पेरिटोनियल कैविटी के बैक साइड पे बिहाइंड पड़ी होती है, बैक साइड पे पड़ी होती है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी है ये हमारा किडनी जो है। अच्छा, अब अगर हम ना इनके स्पाइनल कोड के अकॉर्डिंगली देखेंगे ना, तो हम फिर देखते हैं कि किडनी की क्या प्लेस है, यानी हमारी किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो फिर अगर हम स्पाइनल कोड के हिसाब से देखें तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। लास्ट थोरेसिक इसका मतलब है कि T12। ठीक है, यानी लास्ट थोरेसिक, टोटल थोरेसिक जो है वर्टिब्रा वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, और लंबर वर्टिब्रा थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, इनके इन बिटवीन जो है ये लोकेटेड होती है किडनी जो है हमारी। उसके बाद है साइज एंड शेप, इट इज़ बीन शेप्ड। किडनी जो होती है ना वो बीन शेप्ड होती है। ठीक है, किडनी हमारी जो है वो बीन शेप्ड होती है। ठीक है, अब इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो लेंथ होती है ना वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। लेंथ कितनी होती है किडनी की, 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है, 5 to 7, और लेंथ जो है वो कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। और थिकनेस इसकी कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर किडनी की जो थिकनेस होती है। अब आगे वेट देख लेते हैं कि इसका वेट कितना होता है हमारी किडनी का। तो ये पूरी की पूरी बॉडी का ना, पूरा जितना भी हमारा टोटल बॉडी वेट होता है उसका 1% होता है। 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, मतलब हमारी बॉडी का जितना भी वेट है, फॉर एग्जांपल 50 kg है, तो उसमें से 1% होगा वो किसका वेट होगा, हमारी किडनी का वेट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद मेल में देख लेते हैं
कि इसका वेट कितना होगा, फीमेल में कितना होगा। मेल में 125 टू 170 ग्राम और फीमेल में 115 टू 155 ग्राम। अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है एमटी कैच में कि किडनी का वेट क्या है और मेल में उसका मतलब कितना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है ना, या फिर लंबर रीजन के अकॉर्डिंगली वो पूछ लेता है, या इसकी लेंथ, वेट और थिकनेस किसी से भी, किसी चीज़ से भी रिलेटेड ना एमसीक्यूज़ आ सकता है। आपने बहुत थोरोली पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट्स जो है आपने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि अच्छा फीमेल में जो है 115 टू 155 ग्राम होता है। उसके बाद किडनी रिसीव 20% ऑफ द ब्लड इन ईच सर्कुलेशन। अच्छा, हर सर्कुलेशन में ना जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, उसकी हर सर्कुलेशन में जो किडनी है ना, वो 20% ब्लड को रिसीव कर रही होती है और फिर उसके बाद उस ब्लड को वो फिर प्योरीफाई करती है और जो भी टॉक्सिक मटीरियल है वो होते हैं वो उनको बॉडी से निकाल देती है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ना कि किडनी रिसीव करती है 20% ऑफ ब्लड इन ईच सर्कुलेशन। अब उस 20% में भी ना जो ये 1200 ml है ना, मतलब जो 1200 ml है वो किडनी रिसीव कर रही होती है ब्लड का, और जो 1 और 5th है ना, ज़ाहिरी बात है जो अब 1200 ml है ना, 1200 ml तो किडनी रिसीव कर रही होती है ब्लड को, और जो बाकी का है वो फिर सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। अब यहाँ पे जो किडनी का है ना, वो थोरोली स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना किडनी के अंदर ये छोटे छोटे इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे पत्ता नुमा नहीं होता, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे होते हैं, पायरामिड्स कह रहे होते हैं। इनको हम क्या कह रहे होते हैं, पायरामिड्स कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो ये है ना, दैट जो ये वाली है, ये क्या है, मेजर कैलिक्स, ठीक है। और जो यहाँ से आ रही है वो क्या है, सॉरी, जो ये अंदर वाली है ना, ये अंदर वाला जो है दैट इज़ माइनर कैलिक्स, और ये जो यहाँ से आ रहा है ना इस तरह से, दैट इज़ मेजर कैलिक्स। उसके बाद जो ये वाली निकल रही है ना यहाँ से, इसको हम क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस। जो यहाँ से यूरेटर जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, किडनी जहाँ फिनिश हो रही होती है और यूरेटर जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ रेनल पेल्विस। और ये आगे 2 जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये यूरेटर की ट्यूब्स हैं। यहाँ से किडनी प्योरीफाई करती है और फिर यहाँ से यूरिन जो है वो ट्रांसफ़र होता किस में आ जाता है, ब्लैडर के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे किडनी को देख लेते हैं। तो किडनी में क्या आ जाता है, यहाँ पे जो ये बाहर वाली एक लेयर किडनी की जो है ना, टोटल 3 लेयर्स होती हैं यहाँ पे। जो बाहर वाली है उसको क्या कहते हैं, रेनल फिशिया, मतलब रेनल फेशिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, रेनल फेशिया जो बाहर वाली होती है, सबसे बाहर वाली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर होती है। ये वाली लेयर है ना, सेकंड वाली, दैट इज़ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। और जो थर्ड लेयर होती है दैट इज़ नोन एज रेनल कैप्सूल। ये देखिए जो थर्ड लेयर आ रही है दैट इज़ रेनल कैप्सूल, और ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और जो ये वाला है ना, ये वाली ओपनिंग है जो जिससे आगे यूरेटर्स निकल रही हैं, दैट इज़ बेसिकली नोन एज हेलिस। और उसके बाद आगे ये अब दोनों यूरेटर्स ना ओपन हो रही हैं किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। तो ये जो ओपनिंग होगी ना, दैट इज़ नोन एज यूरेट्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस का क्या मतलब होता है, ओपनिंग, यूरेट्रल ओपनिंग, यानी यूरेथ्रा की जो यूरेटर्स आके ओपन हो रहे हैं ना ब्लैडर में, यूरेटर की ओपनिंग्स हैं ब्लैडर के अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे, यूरेट्रल ऑरिफिस कहेंगे। ऑरिफिस का बेसिकली मतलब भी ओपनिंग ही होता है, ठीक है। अब ये ब्लैडर ओपन हो रही है किसके अंदर, यूरेथ्रा में, ठीक है। यूरेथ्रा मतलब ट्यूब है जिसकी ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होना होता है। और ये जो इसका आगे से इसकी ओपनिंग है ना, दैट इज़ नोन एज यूरेथ्रल ऑरिफिस। अब ऑरिफिस का मतलब क्योंकि ओपनिंग है तो ये यूरेथ्रा, ये ट्यूब छोटे वाली, और इसका जो आप कह लें ओपनिंग है या सुराख कह लें, वो उसको हम कहेंगे यूरेथ्रल ऑरिफिस कहेंगे। इफ़ द इन किडनी, अब किडनी के अंदर जो है यूरिन इज स्टोर्ड इन द रीनल पेल्विस एंड द ब्लैडर। अब ये हमारी किडनी है, ठीक है। इसमें जो यूरिन का स्टोरेज है ना वो 2 जगह पे हो रहा होता है, ठीक है। एक तो हमारी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर स्टोर होता जब फिर ये यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है ना, उसके बाद उसकी सिक्रीशन स्टार्ट होती है, फिर वो सिक्रीट आउट कर जाता है। और दूसरी बात है रेनल पेल्विस, ये है ना रेनल पेल्विस, जहाँ से किडनीज फिनिश हो रहे हैं, यूरेटर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रेनल पेल्विस। इसके अंदर और ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर करता है, ठीक है। फिर जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो फिर ये सिग्नल देता है जिससे यूरेथ्रा ओपन होता है और फिर क्या हम करते हैं, यूरिनेशन होती है। अच्छा, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन इज़ बेसिकली अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, आगे हम स्टडी करते हैं नेफ्रॉन को, ठीक है। नेफ्रॉन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जहाँ पे मेनली वर्क हो रहा है किडनी के अंदर। जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन हो रही होती है, जिस तरह से वो प्योरीफाई कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है, जो मेन उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, वो होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन इज़ बेसिकली फंक्शनल
फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। इसका हम ब्रीफ स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं ईच किडनी कंटेन्स 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर किडनी के पास अब कितनी नेफ्रॉन्स होती है, तो 1.2 मिलियन। मतलब आपकी सोच है, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से देखें किस तरह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि हर किडनी, तो हमारे पास टू किडनीज़ है, हर किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन है, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स है, ठीक है। टोटल नेफ्रॉन इन टू किडनीज़। तो इस हिसाब से अगर टोटल नेफ्रॉन देखें ना दोनों किडनीज़ में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.2 को 2 के साथ, तो 2.4 मिलियन जो है टोटल नेफ्रॉन है जो कि हमारी किडनीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द जुक्स्टा मिडिलरी नेफ्रॉन। हम नेफ्रॉन है, ज़ाहिरी बात है इसकी भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को कहते हैं जुक्स्टा मिडिलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इससे पहले ये डिफरेंस शेयर करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ और दिखाती हूँ कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे प्रेजेंट है और किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। सो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ये टोटल पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आर्टरी ब्लड ला रही होती है दैट इज़ नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल। एक आर्टरी है जो कि ब्लड को ग्लोमेरुलस के पास ला रही होती है। ये वाला है जो कैपिलरीज का एक बंडल होता है, बंडल ऑफ कैपिलरीज, एक कैपिलरीज का गुच्छा आप कह लें, ठीक है। बंचेस, पूरा बंच होता है कैपिलरीज का, बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लोमेरुलस कह रहे होते हैं, ठीक है। अब एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है, वो ब्लड को लेकर आ रहा होता है ग्लोमेरुलस के पास और फिर यहाँ से ब्लड को वापस कौन लेके जा रहा होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब जो ये वाला है दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब ग्लोमेरुलर जो हम फिल्ट्रेट इसको कहेंगे कि GF जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। अब ये जो इसको सराउंड कर रहा है ना, ये तो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। ये ग्लोमेरुलस है छोटा सा, ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है जो इसको सराउंड कर रहा है ना, दैट्स वन, ठीक है। इट इज़ नोन एज बुवमेन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं, बुवमेन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब ये आगे प्रोसीड करता है, यूँ छोटे छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज़ नोन एज PCT, नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और फिर ये आगे जो है वो प्रोसीड करता है, तो ये क्या बना देता है, इस तरह से एक लूप बना देता है। दैट लूप इज़ नोन एज लूप ऑफ हेनले। इस लूप को हम क्या कह रहे होते हैं, लूप ऑफ हेनले। अब ये क्योंकि नीचे आ रहा होता है तो ये क्या कहलाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर इसको लेकर जा रहा होता है तो दिस इज़ नोन एज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक हो गया। और आगे अब ये प्रोसीड होता होता इस तरह से जो है वो आपस में एक और छोटा सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज़ नोन एज DCT। DCT इज़ नोन एज डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक हो गया। अब ये आगे जाके क्या बना देता है, कलेक्टिंग डक्ट बना देता है। ये जो मेन डक्ट होते हैं दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट। अब इसने आगे जाके क्या बना देना है, दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट। अब बेसिकली जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका ल्यूमेन लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज ल्यूमेन होता है और वो ब्लड को लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। और जो इफेरेंट आर्ट्रियोल्स है दैट्स वन, ये क्या होता है, इसका ल्यूमेन जो है वो स्मॉल होता है क्योंकि ये ब्लड को वापस लेकर जा रहे होते हैं। इसका ल्यूमेन, अब इसमें बेसिकली डिफरेंस होता है कि ये ब्लड को लेकर आ रहा होता है, ये ब्लड लेकर जा रहा होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस से। और इसका ल्यूमेन जो है वो लार्ज होता है और इसका ल्यूमेन क्या होता है, स्मॉल होता है। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स, नेफ्रॉन की टाइप्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया था क्योंकि यहाँ पे जो बताई हुई है ना, पार्ट्स बताए हुए हैं वो आगे मतलब जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं देखते तो आपको समझ नहीं आता। अब आप देखें कि टाइप्स 2 तरह की होती है। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है हमारे पास, फिर एक जुक्स्टा मिडिलरी नेफ्रॉन होती है। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन और इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, इसमें जो RC यानी रेनल कैप्सूल और PCT DCT आर formed in the upper cortex and the loop of the Henle is slightly moved in the medulla। अब 2 रीजन्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला होता है, ठीक है। जो अब इसके अंदर जो है ना वो कहता है कि जो रेनल कैप्सूल होता है PCT और DCT आर फॉर्म्ड इन द अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स के अंदर हमें नज़र आएंगे और जो लूप ऑफ हेनले होगा ना वो क्या होगा, स्लाइटली मूव्स इन द मेड्यूला, स्लाइटली मेड्यूला के अंदर मूव कर जाएगा। इसकी ना अच्छा मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी ताकि आप इसको बेटर तौर पर समझें, ठीक है। उसके बाद जुक्स्टा मिडिलरी नेफ्रॉन, अब इसमें RCT मतलब RC PCT और DCT ये कहाँ होते हैं, आर फाउंड इन द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले इज़ द
डीप रीजन इन द मेड्यूला। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि वो जो है ना बॉर्डर मतलब कॉर्टेक्स के बॉर्डर के ऊपर पड़े होते हैं, और जो मेड्यूला होता है ना लूप ऑफ फैनले, वो डीप इन मेड्यूला होती है, मतलब उसके अंदर डूबी हुई होती है। इसकी ना मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगी ना, तब आप लोगों को बेहतर समझ आएगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन किस तरह से और जुक्स्टा मेडुलरी किस तरह से है। अच्छा, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ना 85% रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम जुक्स्टा मेडुलरी की बात करें तो उसमें 15% एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और इसके अंदर अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है ना, इसमें क्या होता है, वेज़ा रेक्टा नहीं होता, लेकिन इसमें जुक्स्टा मेडुलरी में क्या होता है, वेज़ा रेक्टा होता है। वेज़ा रेक्टा बेसिकली क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं अराउंड द लूप ऑफ फैनले। लूप ऑफ फैनले मैंने आपको दिखाया था ना, उसके अराउंड जो है कैपिलरीज होती हैं, मल्टीपल कैपिलरीज होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वेज़ा रेक्टा बोल रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम कॉर्टिकल की बात करें तो कॉर्टिकल में ओनली पेरीटिब्यूलर कैप होती है, लेकिन अगर हम बात करें जुक्स्टा मेडुलरी की, उसके अंदर पेरीटिब्यूलर वेज़ा रेक्टा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तो वो डाइल्यूट यूरिन होता है, और बात करें अगर जुक्स्टा मेडुलरी की, उसके अंदर कौन सा यूरिन होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। अच्छा, ये आगे इसका स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ था, ठीक है। सारा मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा इसका प्रोसेस क्या है, यानी कौन सा जो पार्ट है वो क्या काम कर रहा होता है। जैसे पीसीटी है तो उसका क्या वर्क है, डीसीटी है वो क्या करती है, लूप ऑफ फैनले है उसका क्या मेन रीज़न है, वो क्यों है, वो क्या कर रही है। तो अब इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि दो तरह से होता है, एक तो रेनल कॉर्पसेल्स होता है। रेनल कॉर्पसेल्स के अंदर क्या क्या आता है, ग्लोमेरुलस आता है और वुवमेन कैप्सूल आता है। उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर एक तो रेनल कॉर्पसेल्स आ जाते हैं, दूसरी बात क्या है, पीसीटी होती है, डीसीटी होती है, लूपोफेनले आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेनल कॉर्पसेल्स के अंदर कैप्सूल मतलब इसमें दो चीज़ें आ रही होती है, एक ग्लोमेरुलस आ रहा होता है जो मैंने आपको बताया था कि बंच ऑफ कैपिलरीज होते हैं, और एक वुमेन कैप्सूल होता है जो कि उस बंच ऑफ कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा होता है। अब ग्लोमेरुलस क्या कर रहा होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज होते हैं, वही उसने बात कर दी कि पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड का ही सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। और बुवमेन कैप्सूल, अब बुवमेन कैप्सूल का क्या बता रहा है, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये भी नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है जिसने उसको सराउंड किया होता है। द ब्लड पास मोर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अब यहाँ पे जो ब्लड इसके अंदर जाहिर बात है ये कैपिलरीज होती हैं, इनमें से ब्लड पास कर रहा होता है, तो जो वुमेन कैप्सूल भी जो नेफ्रॉन का पार्ट ही है ना, और उसमें जो ब्लड पास करेगा ना उसका क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ वाटर उसके अंदर ब्लड उसके अंदर मूव करेगा, और ये क्या करेगा, अब जाहिर बात है इतने ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉज करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉज करेगा, जिससे क्या होगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन, आगे वो कहते हैं द रेनल कॉर्पसेल्स इट कॉजेज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, ये अब क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना शुरू कर देता है ब्लड सेल्स की, यानी प्लाज्मा सेल्स को सेपरेट आउट करना शुरू कर देता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, जैसे कि प्लाज्मा सेल्स को सेपरेट आउट कर देगा, बाकी की चीज़ों को सेपरेट आउट कर देगा, फिर उसमें से जो टॉक्सिक मटीरियल्स होंगे या नाइट्रोजीनियस मटीरियल होंगे उनको सेपरेट कर देगा, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको सेपरेट कर देगा। आगे आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा, अब जो कि पूरे का पूरा एक अब ग्लोमेरुलस से ब्लड आया, ठीक है, वुमेन कैप्सूल में बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू उसने पास किया, पास करने के बाद एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है, जीएफ, यानी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होकर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन जो उससे फिल्ट्रेट होकर ब्लड आएगा वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाएगा। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर होता क्या क्या है, अब इसके अंदर एक तो वाटर होता है, ठीक है, पानी आ गया इसके अंदर, दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज आ गया, यूरिया आ गया, साल्ट आ गए, मतलब अमोनिया आ गया, या फिर अमाइनो एसिड्स आ गए, ठीक है, यूरिक एसिड्स आ गए, बाइकार्बोनेट्स आ गए। अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर, जो कि पूरे का पूरा फिल्टर होके आया है ना। ग्लोमेरुलस वुमेन कैप्सूल से जो फिल्टर होके जिसने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना दिया, ग्लोमेरुलस से जब फिल्ट्रेशन हुई ब्लड की तो एक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बन गया, उसके अंदर अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है जो मैंने आपको बैक पे दिखाई भी थी, अब उसका क्या फंक्शन है, उसका जो बॉर्डर्स होते हैं ना वो ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं, ऐसे जैसे ब्रशी बॉर्डर्स नहीं होते, ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं। और यहाँ पे पीसीटी में क्या हो रहा होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज भी अक्सर पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पे हो रही होती है, तो ये पीसीटी में हो रही होती है, ठीक है। और हो कितने % रही होती है, टोटल 80% रीअब्जॉर्प्शन का टोटल 80%
60% जो है वो कहाँ हो रहा होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होके आ गया ना। अब इसमें ये सारा कुछ था जो मैंने आपको पहले बताया कि वाटर था, अमाइनो एसिड्स थे, साल्ट्स थे, ग्लूकोज था, यूरिया था, यूरिक एसिड था, बाइकार्बोनेट्स थे। अब इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है ना, यानी जोन सी चीज़ें बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि अक्सर बॉडी में पानी की कमी होती है तो बॉडी को वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो मैक्सिमम वाटर की क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी, और वो रीअब्जॉर्प्शन कितने परसेंट होगी, 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, पीसीटी में। अच्छा, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होगी, अब किन दो चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। यानी हाँ, ग्लूकोज अगर बॉडी को चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी को चाहिए, जाहिर बात है अमाइनो एसिड से आगे प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन से बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। प्रोटीन्स आगे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, तो अमाइनो एसिड भी जो है रीअब्जॉर्ब होंगे। उनकी रीअब्जॉर्प्शन कितने परसेंट होगी, 100%। मतलब जितना भी ग्लूकोज होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और अमाइनो एसिड भी सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड से हमने प्रोटीन बनानी है, और ग्लूकोज भी हमें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए ग्लूकोज एनर्जी के लिए। उसके बाद है वाटर और सॉल्ट और बाइकार्बोनेट, इनकी भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। वाटर मतलब जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होगा उतनी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। साल्ट, अक्सर गर्मियों में हमें पसीना आ रहा होता है, तो जितने साल्ट हमें चाहिए होंगे उस साल्ट की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होगी। बाइकार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब ये रीअब्जॉर्प्शन कितने परसेंट होती है, 65% होती है। आगे बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले अब यू शेप्ड होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दी पहले, इसका स्ट्रक्चर पूरा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि लूप ऑफ हेनले की जो शेप होती है ना, यू शेप्ड होती है। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, असेंडिंग, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, और एक क्या होती है, डिसेंडिंग। जो नीचे आ रही होती है दैट इज़ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो फिर ऊपर जा रही होती है दैट इज़ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जो असेंडिंग है ना, ठीक है, जो असेंडिंग है, यानी डिसेंडिंग, पहले डिसेंडिंग देख लेते हैं। जो नीचे ये यहाँ पे पीछे आप देखें, ये पीसीटी है ना हमारे पास, ये पीसीटी है, ठीक है। जो नीचे जा रही है ना दैट इज़ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर ये जब ऊपर आएगी तो दैट इज़ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इन दोनों का फंक्शन देखते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें क्या होती है, वाटर परमिएबल होता है, ठीक है। और वाटर की क्या हो रही होती है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। डिसेंडिंग में क्या हो रहा होता है, एक तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, बॉडी अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो क्या कर रही होती है, रीअब्जॉर्ब कर रही होती है वाटर को, और ये वाटर परमिएबल होती है, ठीक है। अब हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो क्या होती है, वाटर इम्परमिएबल होती है, और यहाँ पे क्या होता है, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। बेसिक जो डिफरेंस है ना वो ये है कि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो रही होती है, और जो साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग फॉर वाटर, असेंडिंग फॉर साल्ट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये वाली है, तो इसमें क्या हो रहा होता है, ये वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है, इसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी। और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये क्या है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो इसमें क्या हो रहा होता है, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन इज़ अबाउट 6%। अच्छा, अब जो लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले के अंदर जो पूरी की पूरी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उसका 6% जो है वो लूप ऑफ हेनले में होता है। 6% जो किस में हो रहा होता है, लूप ऑफ हेनले में, और 80% किस में हो रहा होता है, पीसीटी में, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीटी के फंक्शंस के बारे में। अब पीसीटी ओवरऑल क्या क्या काम कर रहा होता है, एक तो साल्ट की जो है वो कहता है फॉर कंजर्विंग वाटर, यानी वाटर की क्या करा रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है। पीसीटी जो होता है बेसिकली, सॉरी, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले क्या करवा रहा होता है, एक तो क्या करवा रहा होता है फॉर कंजर्विंग वाटर, वाटर को कंजर्व करवा रहा होता है। वाटर की क्या करवा रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है, ठीक है। दूसरी क्या करा रहा होता है, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है, तो यूरिन को क्या कर रहा होता है, कंसनट्रेटेड बना रहा होता है, ठीक है। उसके बाद काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू काम कर रहा होता है, क्योंकि जो उसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो साल्ट को, एक जो है वो साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कर रही होती है, और एक जो है वो क्या कर रही होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर रही होती है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू ये क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीसीटी। डीसीटी जो है वो डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ठीक है।
कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द साल्ट। अच्छा, अब ये क्या करती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराती है किस चीज़ की, साल्ट की, और क्या कराती है, सिक्रीशन बाय द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स, और हार्मोन्स को सिक्रीट आउट करती है। डीसीटी में बेसिकली क्या है, साल्ट की सिक्रीशन हो रही होती है, पर कंडीशन किस लिहाज से, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमें पसीना आ रहा होता है, गर्मियाँ मतलब जब पसीना आ रहा होता है तो ज़ाहिर बात है साल्ट सिक्रीट आउट हो रहे होते हैं, तो बॉडी को ज़्यादा साल्ट की ज़रूरत होती है, तो फिर बॉडी क्या करती है, साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर बॉडी को साल्ट की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो एक्सक्रीट आउट कर देगी, और हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, अब सिक्रीशन यहाँ पे किस किस चीज़ की हो रही है, दो चीज़ों की, एक हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं और एक पोटाशियम आयन सिक्रीट आउट हो रहे हैं। ठीक है, डीसीटी में दो जो है वो सिक्रीशन हो रही है, दो आयंस की, एक सोडियम आयंस की और एक पोटाशियम आयंस की। ठीक है, सिक्रीशन हो रही होती है, और ये सिक्रीशन क्या कर रही होती है, बेसिकली क्या कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट जो भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है उसकी पीएच को ये मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, और जो डीसीटी है ना उसके अंदर जो ओवरऑल रीअब्जॉर्प्शन है ना वो कितने परसेंट हो रही होती है, 9% हो रही होती है। डीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कितने परसेंट हो रही होती है, 9% हो रही होती है। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास वेजा रेक्टा और एक है पेरिटिब्यूल। वेजा रेक्टा तो मैंने आपको बता दिया था कि द कैपिलरीज विच आर अराउंड द लूप ऑफ हेनले, वो कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं, वेजा रेक्टा कह रहे होते हैं। और जो कैपिलरीज होती हैं डीसीटी और पीसीटी के अराउंड उनको पेरिटिब्यूल्स बोलते हैं। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी कि जो कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के अराउंड होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, वेजा रेक्टा कहेंगे, और जो कैपिलरीज डीसीटी और पीसीटी के अराउंड होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पेरिटिब्यूल कहेंगे। ठीक है, अब पेरिटिब्यूल, क्योंकि अब देखिए ना ब्लड फ्लो किस तरह से करेगा, ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा ना, क्योंकि वो पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा, फिर इस तरह से करता करता नीचे आएगा, तो फिर वो कहता है द ब्लड फ्लो इन द पेरिटिब्यूल फर्स्ट, सबसे पहले पेरिटिब्यूल में जाएगा, क्योंकि डीसीटी और पीसीटी दोनों ही जो हैं हमारे पास वो ऊपर होते हैं, मतलब ऊपर वाली साइड पे होते हैं, और फिर नीचे वाली साइड पे जब हम आते हैं मतलब कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं डीसीटी और पीसीटी। ठीक है, तो ब्लड पहले डीसीटी और पीसीटी में फ्लो करेगा और फिर आके किस में फ्लो करेगा, वेसा रेक्टा में फ्लो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट अब क्योंकि लास्ट पे होती है तो कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करा रही होती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन करा रही होती है कलेक्टिंग डक्ट क्या करा रही होती है, यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन करा रही होती है। ठीक है, अब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन कराती है लेकिन कंडीशनल, अगर तो बॉडी को वाटर रिक्वायर्ड है तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, अगर बॉडी को वाटर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, और कौन से हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही होती है, एडीएच की प्रोडक्शन होती है, एडिनोसिन डिहाइड्रोजिनेज की प्रोडक्शन हो रही होती है, एडीएच हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना उसका जो टोटल रीअब्जॉर्प्शन का 4% जो होता है ना वो किस में हो रहा होता है, कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा होता है। 4% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही होती है, कलेक्टिंग डक्ट में होती है, और जो बचता है ना अब ज़ाहिरी बात है रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन में, और जो यूरिन होता है ना वो 0.5 से लेकर 1% ऑफ द फिल्ट्रेट, मतलब जो पूरे का पूरा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था ना सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कितना, लेकिन सिर्फ कितना जो है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है, 0.5 से लेकर 1%, 0.5 से लेकर 1% किस में कन्वर्ट होता है, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आफ्टर द कलेक्टिंग डक्ट के बाद क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद ज़ाहिरी बात है यूरिन बन गया था, यूरिन कितने परसेंट, टोटल ग्लोमेरुलस सारे का सारा क्योंकि रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेट था वो पूरे का पूरा रीअब्जॉर्ब हो गया था, तो अब जो यूरिन बनता है ना वो सिर्फ 0.5 से लेकर 1% जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, यूरिन में कन्वर्ट होता है। अब यूरिन के साथ आगे क्या होता है, यूरिन जो है सबसे पहले पायरामिड्स में, ज़ाहिर बात है हमें पता है कि कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन है वो हमारी कहाँ पे पड़ी होती है, पायरामिड्स के अंदर पड़ी होती है, तो यूरिन सबसे पहले किसके अंदर जाता है, पायरामिड्स के अंदर जाता है। ठीक है, फिर ये जाता है माइनर कैलिक्स में। ठीक है, फिर माइनर कैलिक्स के बाद किस में जाता है, मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स के बाद किस में जाता है, पेल्विस में जाता है, और पेल्विस में जाने के बाद किस में जाता है, यूरेटर्स में जाता है, यूरेटर्स में जाने के बाद किधर जाता है, ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से देन यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ऑरिफिस, और वहाँ से वो बाहर चला जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने हर चीज़ डिस्कस किया है, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शन, उसका जो मेन किडनी का हमारा फंक्शनल यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन बोल रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने डिस्कस कर ली हुई है।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर कट समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी इशू है या कहीं से भी आपको समझ नहीं आता, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चनिंग की लाज़मी आंसरिंग करूँगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फ़र्दर पढ़ना चाहते हैं मेरे से, या आप चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों को क्लियर करा दूँगी। और इसके अलावा जो है स्टे ट्यून्ड।